दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आदर्श स्टडी 22 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों प्रश्नों को ध्यान से देखना और नोट्स के रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 शुरुआत करते हैं। मानव विकास को सर्वाधिक रूप से कौन प्रभावित करता है? पहला प्रश्न है, मानव विकास को सर्वाधिक रूप से कौन प्रभावित करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण। ये वन लाइन क्वेश्चन है, अब सदे वाले नहीं है और प्रश्न कुछ ज़्यादा है, इसलिए दोस्तों मैं आपको फटाफट करवाऊंगा। आगे देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये किसने माना था? इसका जवाब हो जाएगा बांडुरा और स्किनर ने। आगे चलिए, किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता था? जीवन का अनोखा काल है बाल्यावस्था। आगे देखिए, किसने शिशु अवस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? तो इसका जवाब हो जाएगा वैलेंटाइन ने शिशु अवस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। आगे देखिए, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान तथा विरोध की अवस्था, ये कथन किसका है? तो ये कथन है स्टैनले हॉल का। आगे चलते हैं, मानव शिशु की भाषा द्वारा संवाद प्रेषण किस आयु से प्रारंभ होता है? मानव शिशु की भाषा द्वारा जो संवाद प्रेषण होता है वो किस आयु से प्रारंभ हो जाता है? इसका जवाब हो जाएगा 3 वर्ष की आयु से। और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग 10-12 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप इसको जरूर याद कर लेना। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किसने की? बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान, बौद्धिक को इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव थ्योरी, बौद्धिक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो 4 अवस्थाओं की पहचान किसने की? तो आपको पता चल गया होगा, कॉग्निटिव आते ही आपको लिखना है जीन पियाजे। आगे चलिए देखिए दोस्तों, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का वजन कितना हो जाता है? दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का कितना हो जाता है, यहाँ पर लिखा है, इसकी जगह आएगा शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? तो दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्द। इंपॉर्टेंट फैक्ट है बहुत ही। आगे देखिए, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास कौन सी अवस्था में होता है? शर्म और गर्व जैसी भावना, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया और हर बार यहाँ पर गलती होती है दोस्तों। तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना हमेशा बाल्यावस्था में होती है, ना कि किशोरावस्था में। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रख लेना। आगे देखिए, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो ये इसका जवाब हो जाएगा किशोरावस्था। बच्चे अपने समवयस्क समूह, पीयर ग्रुप्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पीयर ग्रुप्स के मेंबर कब बन जाते हैं? तो किशोरावस्था। आगे देखिए, परिपक्वता का संबंध किससे है? तो परिपक्वता का संबंध विकास से है। अगला देखिए प्रश्न, बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन यही है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। कुछ ज़्यादा होशियार होते हैं, कुछ ज़्यादा ठोट होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, इसलिए प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये बात जरूर याद रखना। अगला प्रश्न है, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। अगला प्रश्न देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास क्या होता है? तो उत्तर है इसका सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण। विकास कैसे होता है? सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? तो इसका जवाब हो जाएगा व्यवहार का अध्ययन करना, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। अगला प्रश्न है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। ये कथन किसका है? ये कथन है ड्रेवर का। किसका है? ड्रेवर का। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है, यह कथन है ड्रेवर का। अगला प्रश्न देखिए, शिशु अवस्था में बालक में क्या क्या पाया जाता है? तो शिशु अवस्था में बालक में अनुकरण व सहयोग पाया जाता है। अगला प्रश्न, नवीन शिक्षण प्रणाली किस पर आधारित है? नवीन शिक्षण प्रणाली क्रिया पर, मतलब करके सीखने पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिए, बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है, ये कथन किसका है? बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है, ये कथन है क्लीन वर्ग का। किसका है? क्लीन वर्ग का। आगे देखिए, वुडवर्थ चिंतन
के कितने तत्व बताएं। वुडवर्थ ने चिंतन के कितने तत्व बताएं, तो वुडवर्थ साहब ने चिंतन के 5 तत्व बताए हैं। अगला प्रश्न, प्रेरणा कितने प्रकार की होती है, तो प्रेरणा 2 प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक प्रेरणा। कोई नकारात्मक प्रेरणा देता है, कोई सकारात्मक देता है, पॉजिटिव और निगेटिव। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम अंतरण के थॉर्नडाइक सिद्धांत को क्या कहते हैं, तो उसका नाम है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, या फिर उत्तर वाला प्रश्न बना सकता है, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत किसने दिया, तो ये अधिगम अंतरण का सिद्धांत है और ये थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, ये किसका विचार है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, ये किसका विचार है, तो ये उत्तर हो जाएगा टीपी मेनन का विचार है। आगे देखिए, शिक्षा का खेल विधि से क्या तात्पर्य है, तो खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना, ये खेल विधि का तात्पर्य है कि खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना। अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो ये संबंधित है प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं से। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव किस कौशल के अंतर्गत आता है। अपनी आवाज़ में कोई शिक्षक उतार चढ़ाव करता है तो वो किस कौशल के अंतर्गत आएगा, तो ये हो जाएगा उद्दीपन परिवर्तन के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है उसके जन्मदाता कौन है, तो इसका आपको पता ही होगा, कोलर है। आगे देखिए, यदि पहले उदाहरण फिर सिद्धांत बताते तो ये किस शिक्षण की पद्धति की ओर इंगित करता है। पहले उदाहरण और बाद में सिद्धांत बताता है तो ये हो जाएगा आगमन विधि, और अगर पहले सिद्धांत और बाद में उदाहरण बताते हैं तो वो हो जाएगा निगमन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है, तो मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट का संबंध प्रश्न निर्माण से। ब्लूप्रिंट क्यों बनाते हैं, प्रश्न निर्माण के लिए। आगे देखिए, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। अनुभव और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहा जाता है। आगे देखिए, खेल से किस प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होता है, तो खेल से आत्म अनुशासन उत्पन्न होता है। आगे देखिए, मनोविज्ञान की अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ हुई। मनोविज्ञान का जो अंग्रेजी पर्याय शब्द है साइकोलॉजी, उसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, तो उसकी व्युत्पत्ति हुई थी ग्रीक भाषा से। साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, ग्रीक भाषा से। आगे देखिए, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है। मनोविश्लेषणवाद, तो इसके प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्राइड। आगे देखिए, प्रश्न है, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो उत्तर हो जाएगा थर्स्टन ने। अगला प्रश्न है, शाही धब्बा शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, तो शाही धब्बा शिक्षण विधि के प्रतिपादक है हरमन रॉसार। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था B.F. स्किनर ने। अगला प्रश्न देखिए, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किससे माना जाता है, तो भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा है पूर्व प्राथमिक कक्षा को। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा कौन है, पूर्व प्राथमिक कक्षा। अगला प्रश्न है, किस स्तर के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। किस स्तर के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं, तो इसका जवाब अभी अब ऊपर वाले प्रश्न में बताया था आपको, किशोरावस्था में। यहाँ पर प्री जो पीयर ग्रुप है वो बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक है। चिंतन क्या है, चिंतन संज्ञानात्मक गतिविधि है। चिंतन क्या है, संज्ञानात्मक गतिविधि। आगे देखिए, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान क्या था, तो इसका जवाब हो जाएगा, उन्होंने किंडरगार्टन का विकास किया था। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन का विकास किया था। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और हर बार गलती हो जाती है, तो इसको आप जरूर रट लेना। आगे देखिए, बालक का विकास परिणाम है। बालक का विकास किसका परिणाम है, तो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतक्रिया का। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे, तो इसका सही और सटीक जवाब होगा, हम उसका कारण को जानने की चेष्टा करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में कैसे होते हैं।
तो एक दूसरे से हमेशा ही भिन्न ही होते हैं। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, कौन सा सीखना स्थायी होता है? तो समझ कर सीखना या करके सीखना हमेशा स्थायी होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, कोहलबर्ग का विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कोहलबर्ग ने जो विकास का सिद्धांत दिया था वो नैतिक विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह कौन सा है? तो उनका भंडार गृह हो जाएगा ईदम। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है वे इच्छाएं कहाँ चली जाती है? ईदम में, ऐसा कहना है सिगमंड फ्राइड का। प्रश्न अगला है, किस अवस्था को गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है? ये आपको पता ही होगा, किशोर अवस्था। और पता नहीं है तो आपको आई बटन में किशोर जो भी मानव विकास की अवस्थाएं हैं उन सब की डिटेल में उनको समझाया गया है। आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, बच्चों की पढ़ाई आरंभ करने की आदर्श आयु क्या है? बच्चों की पढ़ाई आरंभ करने की आदर्श आयु क्या है? ये सरकार भी मानती है 6 वर्ष। आगे देखिए, 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन में। अगला है, 85 IQ या बुद्धि लब्धि वाले बालक किस श्रेणी में आते हैं? 85 मतलब 85 IQ वाले बालक किस श्रेणी में आएंगे? तो वो हो जाएगा मंद बुद्धि में। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी एवं उभयमुखी वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, तो ये वर्गीकरण किया गया युंग द्वारा। अगला प्रश्न है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? विकृत लिखावट या लिखने संबंधित योग्यता में कमी, तो ये हो जाएगा डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न देखिए, बुद्धि है, बुद्धि क्या है? बुद्धि एक सामर्थ्य का एक समुच्चय है। बुद्धि क्या है? सामर्थ्य का समुच्चय है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। प्रश्न नेक्स्ट है, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? गिलफोर्ड ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था उसमें उनके मॉडल में कितने तत्वों को शामिल किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा 180। 180 अगर प्रश्न में नहीं मिले तो 150, 150 भी नहीं मिले तो 120। अगर 180 है तो सबसे पहले ये, अगर 50 है तो ये, और 120 है तो ये करना है। अगला प्रश्न देखिए, अल्बर्ट बांडुरा संबंधित है। अल्बर्ट बांडुरा किससे संबंधित है? तो शाब्दिक अधिगम से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? तो बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं टर्मन। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है, NCTE का पूर्ण नाम क्या है? NCTE का पूरा नाम नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे एक बार ज़रूर कमेंट करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।